जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट समझाऊंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ लेटर हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ इंफॉर्मेशन है, वो भी आप साइड में चेक कर सकते हैं नीचे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। क्योंकि आपके वेलफेयर से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो मैं उठाता रहता हूं इस चैनल के माध्यम से। पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन भी बताता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। ईएमई रिकॉर्ड ने लिखा लेटर स्पर्श पीसीडीए को डिसेबिलिटी पेंशन ओआरओपी 2 के अनुसार रिवाइज करने के लिए। दोस्तों, काफी पेंशनर हैं जिनका माइग्रेशन हुआ सीपीपीसी बैंक से स्पर्श पे। तो पहले जो उनको पेंशन मिली वो मिली एक सिपाही की, एक नायक की। लेकिन जब उनको एमएससीपी मिल गई, 16 साल उनकी क्वालिफाइंग सर्विस थी, तो फिर उनकी पेंशन बनती है एक हवलदार की। तो दोस्तों, पहले बैंक ने, सीपीपीसी ने उनकी पेंशन रिवाइज कर दी थी। डिसेबिलिटी पेंशन भी उनको हवलदार की मिल रही थी। लेकिन जैसे ही वो स्पर्श पे ट्रांसफर हुए तो उनकी डिसेबिलिटी आने लगी वही सिपाही और नायक की। यानी स्पर्श की तरफ से उनकी पेंशन रिवाइज नहीं हुई डिसेबिलिटी की। तो दोस्तों, पेंशनर ने यहां पे शिकायत डाली और इसका जवाब रिकॉर्ड ऑफिस ने भी दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, रिकॉर्ड ने डायरेक्ट लेटर लिखा स्पर्श पीसीडीओ को। वो लेटर आप साइड में चेक भी कर सकते हैं। डायरेक्ट रिकॉर्ड ने लिखा लेटर स्पर्श पीसीडीओ को और यह कहा कि आप इनकी पेंशन ओआरओपी 2 के अनुसार डिसेबिलिटी की दें, और वो भी एक हवलदार रैंक की। दोस्तों, इनका रैंक था नायक एसीपी 1, यानी इनको डिसेबिलिटी हवलदार की मिलेगी और पेंशन भी इनको हवलदार की मिलेगी। कई पेंशनर के साथ ये गलत हो रहा है। जब वो स्पर्श में माइग्रेट हो गए तो उनको सर्विस पेंशन कुछ और दी जा रही है, डिसेबिलिटी किसी और रैंक की दी जा रही है। तो दोस्तों, ये सुधार करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे आपको ये नुकसान हो रहा है अगर आप सुधार नहीं करवाते। तो दोस्तों, एक कॉपी पेंशनर के नाम दी है। ओआरओपी 2 से संबंधित बकाया पीसीडीए स्पर्श से लीजिए, हमसे नहीं। दोस्तों, ये कॉपी पेंशनर को भी दी है। और दोस्तों, लास्ट में एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि अगर आपको ओआरओपी 2 का कोई भी बकाया लेना है, कुछ भी लेना है, तो आप रिकॉर्ड ऑफिस से कांटेक्ट ना करके आप कांटेक्ट करें स्पर्श से या फिर अपनी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी से। और दोस्तों, ये बात कहीं ना कहीं रिकॉर्ड ठीक कह रहा है, क्योंकि ओआरओपी 2 के एरियर के लिए डायरेक्ट पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को आदेश है कि डायरेक्ट पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी वो आपके खाते में डालेगी ओआरओपी 2 का एरियर। तो आपको रिकॉर्ड से कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड से आपको कार्रवाई तब करनी है जब आपको कोई एमएससीपी मिलनी है या आपका कोई नोशनल इंक्रीमेंट रह रखा हो, वो आपको नहीं मिला हो, तब आप अपने रिकॉर्ड से कार्रवाई करेंगे। लेकिन ओआरओपी 2 के रिवीजन के लिए या फिर 5, 6, 8 का एरियर लेने के लिए आपको अपने रिकॉर्ड से कांटेक्ट नहीं करना। ये तो भारत सरकार का साफ आदेश है कि जो भी ये एरियर है ये डायरेक्ट पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी पे करेगी डायरेक्ट पेंशनर के खाते में। इसमें रिकॉर्ड कुछ नहीं करेगा। तो दोस्तों, यहां पे रिकॉर्ड ने पेंशनर को समझा दिया कि जो भी आपको ओआरओपी 2 का बकाया लेना है या फिर डिसेबिलिटी का कोई पेंडिंग एरियर है, वो डायरेक्ट आप अपनी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी से बात करें, चाहे वो स्पर्श हो चाहे वो सीपीपीसी हो। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। डीएससी के पेंशनर के लिए भारत सरकार के 2 लेटर है एमएससीपी पर, एक तो 6ठे पे कमीशन का और दूसरा 7वें पे कमीशन का। दोस्तों, काफी पेंशनर पूछते रहते हैं कि हम डीएससी के पेंशनर हैं, हमें क्या एमएससीपी मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कौन सी डेट से वो इफेक्टिव होगा, कौन सी डेट से मिलेगा, कौन से साल से मिलेगा। दोस्तों, डीएससी के पेंशनर के लिए यहां पे 2 लेटर रिवाइज हुए थे। पहला तो 6ठे पे कमीशन पे निकला 1/1/2006 से, फिर दूसरा निकला 7 सीपीसी में 1/1/16 से। तो दोस्तों, काफी कोर्ट के ऑर्डर थे जिसमें लिखा हुआ था जो डीएससी के पेंशनर है उनको एमएससीपी का लाभ आप 1/1/16 से दीजिए। लेकिन दोस्तों, इसका फायदा 1/1/2006 से मिलना है, यह बात क्लियर है। डीएससी के पेंशनर को हमने भी एमएससीपी दिलवाई है, हमने भी एरियर दिलवाया है। जो रिटायर हुए 2007 में, 2008 में, हमने भी एरियर दिलवाया है डीएससी के पेंशनर को। तो जरूरी नहीं है कि आपको 1/1/16 से ही मिलेगा।
इसकी भी 3 कंडीशन है, वही 8, 16, 24 सेम कंडीशन है। अगर आप 2006 में आए हो, 7 में आए हो, 8 में आए हो, अगर आप डीएससी के पेंशनर को, अगर आप एलिजिबल हो रहे हो एमएससीपी के लिए, तो आपको मिल जाएगा, रिकॉर्ड दे देगा आपको। उसमें ये नहीं कि आप 2016 के बाद आए हो या फिर आप 2016 में आए हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 2006 से ही उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये बात यहाँ पे क्लियर होती है। 7 सीपीसी के लेटर में लिखा है 1/1/16 से, और छठे पे कमीशन के लेटर में लिखा है 1/1/2006 से, लेकिन बेनिफिट आपको 1/1/2006 के बाद ही मिलेगा। अगर आप पेंशन आ रहे हो 2006 के बाद, चाहे आप 2007 में आए हो, तब भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, यानी 2006 के बाद आने चाहिए आप। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। सभी एरियर पर 6 सीपीसी का डीआर इंक्लूड होगा बेसिक पे पे 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का, चाहे वो 568 का एरियर हो, चाहे वो एंट्री लेवल पे का एरियर हो। दोस्तों, चाहे आपका कोई सा भी एरियर हो, चाहे वो सर्कुलर 568 का हो, चाहे वो एंट्री लेवल पे का हो, चाहे वो 631 सर्कुलर का हो, चाहे वो 570 सर्कुलर का हो, किसी टाइप का भी एरियर हो, उस पर आपका डीआर इंक्लूड होता है। चूंकि ये आपका एरियर 568 का और एंट्री लेवल पे का 1/1/2006 से बन रहा है, तो इसलिए आपका इसमें डीआर इंक्लूड होगा। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। जो पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी है वो आपको डीआर इंक्लूड करके देगी एरियर, बस उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट पे नहीं होगा, लेकिन डीआर जरूर कैलकुलेट होता है उसमें। कुछ पेंशनर पूछ रहे थे, क्या सर 1/1/2006 के बाद जो 568 का एरियर मिलेगा, क्या उसमें डीआर इंक्लूड होगा? बिल्कुल होगा, और वो भी छठे पे कमीशन का जो डीआर चल रहा था उस टाइम, वो इंक्लूड होगा 6 सीपीसी का। क्योंकि दोस्तों ये एरियर है 6 सीपीसी के बाद का, 1/1/2006 के बाद का, तो उस टाइम जो डीआर एप्लीकेबल था वो जरूर इंक्लूड होगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। अगर 568 का एरियर कम मिला है तो करे कार्रवाई। दोस्तों, एक पेंशनर है, मेरे जानकार है, उनको सर्कुलर 568 का एरियर मिल गया था सीपीपीसी से, लेकिन दोस्तों जब मैंने उनका एरियर चेक करा तो 24 से 25 हजार उनको कम मिले थे। तो दोस्तों फिर मैंने उन्हें कार्रवाई बताई कि आप इस तरीके से कार्रवाई करें तो आपका जो गलत भुगतान हुआ है, जितना डिफरेंस आया है, वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उनको कुछ टाइम बाद 24 से 25 हजार रुपए और मिलेंगे। तो ऐसे आप भी चेक कर लीजिए, जो आपको 568 का एरियर मिला है, कहीं वो कम तो नहीं मिला, ज्यादा मिलना चाहिए था, कुछ पैसे कम तो नहीं मिले आपको। अगर ऐसा हुआ है तो फिर आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इन पेंशनर को दिलवा दूंगा वो एरियर जो इनका डिफरेंस का एरियर है। तो अभी पेंशनर कार्रवाई कर रहे हैं और शायद कुछ टाइम बाद इनके खाते में भी आ जाएगा। तो लगभग 24 से 25 हजार रुपए जो इनको कम मिले थे, वो 568 का एरियर था दोस्तों, पहले मिल गया लेकिन वो कम मिला था। तो जो कम मिला उसकी कार्रवाई ये कर रहे हैं। तो मैंने ही कैलकुलेट करके नहीं समझाया था कि आपका इतना एरियर बन रहा है, आपको कम मिला है, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको मिल जाएगा। तो आप इसकी कार्रवाई करें। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। एंट्री लेवल पे का बेसिक देखने के लिए चार्ट दे रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर पूछ रहे हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि 1/1/2006 को ये एंट्री लेवल पे का बेसिक पे था। दोस्तों एक चार्ट में आपको साइड में दिखा रहा हूं, ये आप मेट से भी ले सकते हैं। इसमें आपका ग्रेड पे दे रखा है और आपकी बेसिक दे रखी है जो एंट्री लेवल पे की थी 1/1/2006 से। तो आप अपनी चेक कर लीजिए बेसिक पे, अगर इससे कम में फिक्स हो रही है तब आपको एंट्री लेवल पे का एरियर मिलेगा। तो ये चार्ट आप मेरे से भी ले सकते हैं और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो इसमें दिखा रखा है यहाँ पे सिपाही की, हवलदार की, नायब सूबेदार की, इतनी बेसिक पे। अगर इससे कम में फिक्स किया है तो आप फिर एलिजिबल हैं, फिर आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे, 5 पॉइंट जो मैंने आपको समझाए। तो दोस्तों आपके वेलफेयर से जुड़ी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं ताकि आपको नुकसान ना हो। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।